हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां पे आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद में किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड नहीं होती है। सो स्टूडेंट्स, इसी अच्छी बात से आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज बरखा गुप्ता, योर आईपी एजुकेटर फॉर क्लास 12th। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th आईपी का चैप्टर नंबर 5 इंटरनेट एंड वेब का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। यस, सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं द इंटरनेट टॉपिक तक, जिसमें हमने देखा था कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कितने टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, लैन, मैन एंड वैन के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइसेस की क्या नीड होती है, नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए हमें नेटवर्किंग डिवाइसेस की नीड होती है, तो नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था हमने, हब, ब्रिज, गेटवे, रिपीटर, राउटर, स्विच। ओके, उसके बाद हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था नेटवर्किंग डिवाइसेस के बाद में इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्किंग टोपोलॉजीज क्या होती हैं। सो स्टूडेंट्स, इंटरनेट का बेसिक्स हम पढ़ चुके हैं, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, उसकी हिस्ट्री हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो जिसने भी वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियोस देखो, ताकि आज आपको एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट अच्छे से समझ में आ सके कि एप्लीकेशंस का मतलब इंटरनेट का सबसे ब्रॉड कैटेगरी में कहां पर यूज हो रहा है। ठीक है, बेसिकली इंटरनेट आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बस वही आज इसकी वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, सो फॉलोइंग आर सम बेसिक और ब्रॉड एरियाज और सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू जो आपको बेसिक ब्रॉड सर्विसेज मिल रही हैं वो कौन सी हैं? बेसिकली वो ये 4 टाइप की सर्विसेज हैं जो आपकी बुक में मेंशन है। इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप की सर्विसेज होती हैं, ठीक है, बट जो ब्रॉड कैटेगरी है वो ये 4 ही हैं। ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब, इलेक्ट्रॉनिक मेल, चैट, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, दैट इज VoIP. Okay, so these all 4 are the broad categories which provided by internet. Okay, और इनका यूज हम हमारे डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है जिसपे हम कहीं ना कहीं डिपेंड हैं, और इन्हीं सारी चीजों पर हम डिपेंड हैं। हम हमारी रियल लाइफ में चैट करते हैं, चैटिंग के लिए हम इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं, ईमेल सेंड करते हैं। ठीक है, ईमेल का यूज करके ही तो आप फर्दर सभी एप्स पे लॉग इन कर पाते हो, क्योंकि ईमेल की रिक्वायरमेंट नेसेसिटी हो गई है। ठीक है, आप यूट्यूब चलाते हो, आप यूट्यूब पे चैनल क्रिएट करते हो, वहां आपको ईमेल की नीड होती है। ठीक है, आप कुछ सर्च करते हो, कोई वेबसाइट पे लॉग इन करते हो, तब आपको अपनी ईमेल की नीड होती है। ठीक है, इसी तरीके से वर्ल्ड वाइड वेब क्या हुआ? वर्ल्ड वाइड वेब जो आपको इंटरनेट की भरपूर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज WWW। ठीक है, इसके बाद वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब कि आप इंटरनेट का यूज करके आजकल इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज करके वॉइस कॉल्स को भी कर सकते हो। ठीक है, वॉइस कॉल्स करते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो ना, वो VoIP के थ्रू ही होता है। ठीक है, सो दिस 4 आर दी ब्रॉड कैटेगरीज, ब्रॉड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम इन्हें डिटेल में कवर करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं WWW से। तो WWW का फुल फॉर्म आप सभी अवेयर हो इस चीज से, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, जिसे W3C कंसोर्टियम में टिम बर्नर्स-ली ने बनाया गया था। ओके, अब ये बताओ आप कि वर्ल्ड वाइड वेब की पहले डेफिनेशन हम डिस्कस कर ले, फिर हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो WWW और वेब इन शॉर्ट इज अ ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन stored in the form of trillions of interlinked web pages or web sources. देखो क्या लिखा है, is the ocean of information। इंटरनेट का यूज करके वहां पे जो वेब सर्वर है, जिसके पास में, सर्वर के पास में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो वो इंफॉर्मेशन आपको किसके थ्रू मिल रही है? सर्वर से, वर्ल्ड वाइड वेब का यूज करके मिल रही है। मतलब वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स, लार्ज सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं का कलेक्शन है। ठीक है, जो कहां पे स्टोर है? जो स्टोर है इंटरनेट के पास, जो सर्वर्स होते हैं ना, सर्वर सिस्टम्स होते हैं, वहां पे स्टोर होता है। ठीक है, तो सर्वर भी एक नहीं होता है, वेब सर्वर होता है, फाइल सर्वर होता है, यूट्यूब की वीडियोस देख रहे हो तो वो स्टोर होती है यूट्यूब सर्वर पे। ठीक है, ईमेल अगर आप सर्च कर रहे हो तो ईमेल का सर्वर अलग होता है। ऐसे अलग अलग सर्वर्स होते हैं जहां से आप इंटरनेट सर्विसेज को एक्सेस करते हो बाय यूजिंग दिस WWW वर्ल्ड वाइड वेब। तो पीपल्स को कनेक्ट करना, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? वर्ल्ड वाइड वेब का, जहां पे ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है ना। और ये किस फॉर्म में स्टोर होती है? इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? वेब पेजेस के फॉर्म में स्टोर होती है। वेब रिसोर्सेज मतलब वेबसाइट्स और वेब पेजेस के फॉर्म में स्टोर होती हैं और आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। ठीक है,
तो www की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई कि www क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स और कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं बहुत सारे जो कि सर्वर सिस्टम में होते हैं, जहां से यूजर की रिक्वेस्ट को फुलफिल किया जाता है, जिसमें कलेक्शन ऑफ ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो वेब पेजेस और वेबसाइट के फॉर्म में स्टोर होती है। अब वेब पेज और वेबसाइट क्या होता है ये आने वाली वीडियोस में हम डिटेल में समझेंगे, वैसे तो आप सभी को पता है, फिर भी हम इसे डिटेल में समझेंगे आने वाली वीडियोस में, क्योंकि एक डेडिकेटेड वीडियो मैं वेब पेज और वेबसाइट पे बनाने वाली हूं। ओके, now the resources on the web can be shared or accessed through the internet। अब ये जो वेब पेजेस है, ये जो वेब रिसोर्सेज हैं, ये कहाँ पे शेयर होते हैं, आप किनका यूज करके एक्सेस करते हो, हम इंटरनेट के थ्रू ही इन रिसोर्सेज को, वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं। क्लियर? So, Sir Tim Berners-Lee, a British computer scientist, invented the revolutionary World Wide Web in 1990। 1990 में टीम बर्नर्स-ली जो कि एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किया था। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि 1969 से ही स्टार्ट हो गया था इंटरनेट को इन्वेंट करना। ठीक है, इंटरनेट 1990 में पूरी तरीके से इन्वेंट हो चुका था, तो उस टाइम पे वर्ल्ड वाइड वेब को भी लॉन्च किया गया, डेवलप किया गया टीम बर्नर्स-ली के थ्रू। ठीक है, अब इन्होंने कुछ इंटरनेट की टर्मिनोलॉजीज को भी इसके साथ में इन्वेंट किया, इंटरनेट की टर्मिनोलॉजीज को भी बताया। ठीक है, तो वेब क्रिएशन के लिए जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी वो थी HTML, URL एंड HTTP। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारी वेब पेज, वेबसाइट, सारी चीजें होती हैं, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे, बट जो बेसिक 3 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, है ना, जो 3 टेक्नोलॉजीज हैं जो वेब क्रिएट करने के लिए जरूरी होती हैं, वो है HTML, URL एंड HTTP। अब इन्हीं के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि HTML क्या होता है, URL क्या होता है, HTTP क्या होता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले HTML के साथ, दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या होती है, एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। बेसिकली सर्वर पे जो वेब पेजेस होते हैं, उन वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता है, बेसिक लैंग्वेज का, वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है ना। जो भी डॉक्यूमेंट आप वर्ड में बनाते हो, एक्सेल में बनाते हो, कुछ शीट्स बनाते हो, स्लाइड्स बनाते हो पावर पॉइंट में, तो डॉक्यूमेंट, स्लाइड, शीट्स, प्रेजेंटेशन, ये सब चीजें तो एक अलग होती है जो हम ऑफलाइन सॉफ्टवेयर पे बनाते हैं। ठीक है, लेकिन यही सारी चीजें जब सर्वर पे आप अपलोड करते हो, है ना, जब सर्वर पे आप उसको स्टोर करने जाते हो, तो ये वेब डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, वेब के नाम से हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बनाने के लिए, वेब डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, सर्वर पर सिस्टम को स्टोर करने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं वो HTML लैंग्वेज होती है, क्योंकि यहां पे जो इंफॉर्मेशन होती है वो हाइपर टेक्स्ट के फॉर्म में होती है। जो भी टेक्स्ट होती है वेब पेजेस में वो कैसी होती है, हाइपर टेक्स्ट के फॉर्म में होती है। हाइपर टेक्स्ट मतलब कि आपको इंफॉर्मेशन किसी लिंक पर क्लिक करने से मिलेगी, एक वेब डॉक्यूमेंट में स्टोर होगी। ओके, सो HTML इज अ लैंग्वेज व्हिच इज यूज्ड टू डिजाइन स्टैंडर्डाइज्ड वेब पेजेस so that web contents can be read and understood from any computer across the globe। कि ग्लोब में कहीं भी, किसी भी सिस्टम से आप कोई वेबसाइट में लिखा हुआ कोई टेक्स्ट अगर एक्सेस करना चाहते हो तो वो इसी लैंग्वेज में बना होता है, सर्वर पे स्टोर होता है वेब कंटेंट के फॉर्म में। क्लियर? इट यूजेस टैग्स टू डिफाइन द वेब पेज कंटेंट शुड बी डिस्प्लेड बाय द वेब ब्राउजर। अब इस लैंग्वेज में जो भी आपको देखना है, इस लैंग्वेज में जो भी आपने वेब पेज डिजाइन किया है, जो लिखा है, वो टैग्स के फॉर्म में होता है। किस फॉर्मेट में होता है? टैग के फॉर्म में होता है, जैसे HTML टैग, हेड टैग, मेटा टैग, लैंग्वेज टैग, बॉडी टैग। ठीक है, आपको कोई फॉन्ट सेट करना है तो उसके लिए भी हेडिंग टैग्स अलग अलग होते हैं, फॉन्ट टैग होता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डिफरेंट टाइप के टैग्स होते हैं। किसके लिए? हाइपर टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए, वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। ओके, अब ये जो टैग हैं, इनसे जो मिलकर आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, जो वेब डॉक्यूमेंट है, वो डिस्प्ले कहां होता है? वो डिस्प्ले होता है वेब ब्राउजर्स पे। वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं? वेब ब्राउजर्स बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज करके आप वेब पेजेस को, वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, नेटस्केप नेविगेटर, सफारी, ओपेरा, यूसी ब्राउजर। ये सब क्या है? ये सभी वेब ब्राउजर्स हैं। इन्हीं का यूज करके हम क्या करते हैं, इंटरनेट पे, सर्वर पे जो पेजेस सेव होते हैं, जो HTML लैंग्वेज का यूज करके लिखे जाते हैं, बनाए जाते हैं, उन्हें हम एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, सो यहां तक अच्छे से क्लियर है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एवरी वेब पेज इज डिजाइंड यूजिंग द HTML। देखो क्या लिखा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी वेब पेज का, वो बनाया किस लैंग्वेज में जाता है? HTML लैंग्वेज में बनाया जाता है। तो उसमें जो कोड होता है वो कुछ इस तरीके से करते हैं हम। जो बेसिक टैग होते हैं वो ऐसे होते हैं, HTML के अंदर हम यूज करते हैं हेड टैग का। ठीक है, फिर हेड टैग के बाद आप यूज करते हो यहाँ पर बॉडी टैग का, और फिर ये सारे टैग इस तरीके से क्लोज भी होते हैं। ठीक है, हेड के अंदर आप टाइटल टैग का भी यूज करते हो, यहाँ पर HTML क्लोज होगा,
ओके, देन बॉडी टैग क्लोज होगा। तो ये इस तरीके से टैग होते हैं जिनके अंदर हम क्या करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, हाइपर टेक्स्ट क्रिएट करते हैं और ब्राउजर पे उसे एक्सेस करते हैं। तो HTML लैंग्वेज के बारे में समझ में आया बेसिक। सो ये लैंग्वेज भी टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में जब www को इन्वेंट किया, उसके साथ में इस वेब टेक्नोलॉजी को भी, इस लैंग्वेज को भी इन्वेंट किया था। आफ्टर दैट आई बात URL की, जिसे हम URI के नाम से भी जानते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मतलब इंटरनेट में सर्वर पर जहां पर आपकी इंफॉर्मेशन सेव है, वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू आप जो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पा रहे हो, जो वेब डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर पा रहे हो, वो डॉक्यूमेंट जिस जगह पर सेव है उसका एड्रेस है ना, जिस जगह पर सेव है उसका एड्रेस, उसका नाम क्या कहलाता है, उसकी लोकेशन क्या कहलाती है, URL। ठीक है। सो जैसे आप रहते हो, आप जिस जगह पे रहते हो वहां पे आपका नाम, आपका एड्रेस होता है, आप उसी तरीके से पहचाने जाते हो। वैसे ही इंटरनेट पर सर्वर पे कोई भी वेबसाइट, कोई भी वेब पेज जो HTML लैंग्वेज का यूज करके क्रिएट किए जाते हैं, वो जिस नाम से सेव किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं, वो नाम कहलाता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है। इट इज अ यूनिक आइडेंटिफायर टू आइडेंटिफाई रिसोर्स लोकेटेड ऑन द वेब। वेब पे रिसोर्स, ये रिसोर्स का मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, वेबसाइट की बात कर रहे हैं हम, वेब पेज की बात कर रहे हैं। ओके। सो इंटरनेट पे जिस भी किसी वेबसाइट को, वेब पेज को आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कहां लोकेटेड है, तो उसके लिए हम URI का यूज करते हैं, जो कि एक यूनिक एड्रेस होता है। मतलब हर एक वेबसाइट का अपना अलग अलग यूनिक आइडेंटिफायर होता है, यूनिक नाम होता है। ठीक है। इट इज अ रिसोर्स, ये कोई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, आइदर बाय इट्स लोकेशन और बाय इट्स नेम और बाय बोथ, नेम के थ्रू, लोकेशन के थ्रू आप उसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या हुआ, दैट इज URI प्रोवाइड्स द लोकेशन एंड मैकेनिज्म प्रोटोकॉल टू एक्सेस द रिसोर्स। अब इनको एक्सेस करने के लिए भी यहाँ पे हम प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं। तो प्रोटोकॉल भी एक टर्म होती है इंटरनेट की। ठीक है। प्रोटोकॉल क्या होता है कि इंटरनेट की बेसिक टर्म होती है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे आप घर में रहते हो तो घर के कुछ रूल्स होते हैं, आपके पेरेंट्स ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, उनको आप फॉलो करते हो। स्कूल जाते हो तो स्कूल के कुछ डिसिप्लिन होते हैं, रूल्स होते हैं, जिनको आप फॉलो करते हो। प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना है, रेस्पेक्ट से बात करनी है, जिस क्लास का पीरियड हो क्लास में आपको प्रॉपर अटेंटिव होकर बैठना है। तो जैसे आप वहां रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हो, बस यहां पर भी इंटरनेट में भी प्रोटोकॉल्स को, रूल्स रेगुलेशंस को बनाया गया है और उन्हीं के बेसिस पर ही सारे काम होते हैं इंटरनेट पे। फाइल ट्रांसफर करना है तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है। ठीक है। इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करना है तो कम्युनिकेशन के लिए फिर TCP/IP प्रोटोकॉल होता है, ऐसे अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है। तो जब भी इंटरनेट पे, वेब सर्वर पे कोई फाइल स्टोर होती है, कोई वेब पेज स्टोर होता है, उसे आपको एक्सेस करना होता है, तो उसे भी एक्सेस करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का हम यूज करते हैं वो HTTP प्रोटोकॉल होता है। तो हर एक वेबसाइट के नाम के पहले, हर एक वेब पेज के नाम के पहले आपको प्रोटोकॉल का नाम दिखेगा, क्योंकि उसी प्रोटोकॉल की मदद से हम उस वेब पेज को एक्सेस कर पाते हैं। ओके। सो ये चीज अच्छे से समझ में आई, URL के बारे में भी, URI के बारे में भी। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे आपको पता चलता है क्या होता है URI और URL। तो URL और URI आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज यूजिंग लोकेशन, लोकेशन का यूज करके हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे गूगल पे आपको सर्च करते हो तो आप क्या लिखते हो, गूगल लिख देते हो सिर्फ, एक्चुअल में उसका URL क्या होता है, www.google.com। ठीक है। आप कोई जीमेल की साइट को एक्सेस कर रहे हो, जीमेल को एक्सेस कर रहे हो तो www.gmail.com। तो ये क्या है, ये यूनिक एड्रेस हैं, URLs हैं। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको शो हो रहा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर HTTP www.google.com, जो अभी मैंने आपको बताया। तो ये एक URL है, गूगल का जो पेज है, गूगल की जो वेबसाइट है, उसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, उसका एड्रेस है, सर्वर पे उसकी लोकेशन इस नाम से सेव है। ओके। आप इसी नाम से उसे एक्सेस कर पाओगे, किसी और नाम से आप उसे एक्सेस नहीं कर पाओगे, ना कोई और अदर वेबसाइट इस नाम से अपना लोकेशन बना सकती है, अपना एड्रेस क्रिएट कर सकती है। तो यूनिक एड्रेस होता है। ओके। तो यहां पे देखो HTTP क्या हो गया, प्रोटोकॉल हो गया। ठीक है। ये वेबसाइट जो है वो वेब सर्वर पर स्टोर है, उसे एक्सेस करने के लिए जिस प्रोटोकॉल की मदद से हम एक्सेस करेंगे वो HTTP होगा, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। ठीक है। www.google.com ये हो गया पूरा कंप्लीट आपका डोमेन नेम। ठीक है। अब www के बारे में पढ़ रहे हैं हम, इसी का एक टॉपिक है ये URL, वर्ल्ड वाइड वेब। तो google.com जो एक सब डोमेन है, ये कहां पर स्टोर है, वर्ल्ड वाइड वेब पर स्टोर है। ऐसे google.com, rediffmail.com है ना, कोई सी भी वेबसाइट, आपके स्कूल की कोई वेबसाइट है, ठीक है, जैसे magnetbrains.com है, तो ये सब कुछ कहां पर स्टोर है, ये सब कुछ आपका वर्ल्ड वाइड वेब जो सर्वर है, वेब सर्वर है, वहां पर स्टोर है।
ठीक है, और हर एक का नाम यूनिक नाम है, यूनिक यूआरएल है, यूनिक एड्रेस है। तो ये चीज अच्छे से क्लियर हुआ ना। देखो ये पूरा डोमेन है www.google.com, जिसमें www आपका google.com सब डोमेन हो गया और www मेन डोमेन है। क्लियर। और .com जो है वो शो करता है टॉप लेवल डोमेन को, कंपनी को, कि कमर्शियल वेबसाइट है, बिजनेस वेबसाइट है, एजुकेशनल वेबसाइट है, मिलिट्री वेबसाइट है, .mil, .gov, गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो .gov लगता है ना। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के डोमेन्स भी होते हैं अवेलेबल। क्लियर। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ और एग्जांपल्स भी मैंने लिखे हुए हैं। जैसे एनसीईआरटी का हम बात करें तो एनसीईआरटी की वेबसाइट होती है, उसका भी यूनिक एड्रेस होता है ना, http www.ncert.in, nic.in, http www.mhrd.government.in, air-india.in, ठीक है। आप रेलवे रिजर्वेशन करवाते हो तो irctc.nic.in। इस तरीके की जो नाम होते हैं स्पेसिफिकली, है ना, वो किसके नाम होते हैं, वो वेबसाइट्स के नाम होते हैं, जिसमें अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, ठीक है, जो कहाँ स्टोर होते हैं, सर्वर पे स्टोर होते हैं, जिनको एक्सेस किसके फॉर्म में करते हो आप, वर्ल्ड वाइड वेब से HTTP प्रोटोकॉल का यूज करके एक्सेस करते हो, राइट। सो इन दी अबव URL, यहाँ पे ध्यान से देखो, HTTP क्या है, प्रोटोकॉल का नाम है। इट कैन बी HTTPS, ये HTTPS भी हो सकता है। अभी हम पढ़ेंगे कि HTTPS और HTTP में क्या डिफरेंस है। HTTP हो सकता है, FTP हो सकता है, टेलनेट हो सकता है, क्योंकि ये जो प्रोटोकॉल है ना HTTP, ये तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो वेब सर्वर से इंफॉर्मेशन को, रिसोर्सेज को एक्सेस करने में हेल्प कर रहा है, राइट। लेकिन यदि आपको कोई फाइल ट्रांसफर करनी है तो आप HTTP की जगह पर FTP को भी देखोगे, है ना, गूफर को यूज करोगे। गूफर भी एक प्रोटोकॉल होता है, टेलनेट भी एक प्रोटोकॉल होता है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो आप इन प्रोटोकॉल्स को भी वहां पे देख सकते हो। www is a subdomain and ncert.nic.in is a domain name। ओके, सो क्लियर हुआ अच्छे से कि ये यूआरएल के पार्ट हो गए। यूआरएल 3 पार्ट में डिवाइड की गई है। पहला होता है प्रोटोकॉल, दूसरा होता है डोमेन, तीसरा होता है सब डोमेन। तो 3 पार्ट में डिवाइड की गई है। और यदि किसी वेबसाइट में आप फर्दर वेब पेजेस को एक्सेस करते हो, जैसे सपोज मैंने बोला कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 12th में आईपी की वीडियो सर्च करनी है, वो भी चैप्टर नंबर 5 की। तो यहाँ पे देखो आपने क्या लिखा, आपकी जो यूआरएल होगी वो क्या होगी, कुछ इस तरीके से होगी ना, HTTP, ठीक है। देन इसके बाद में आपको यहाँ पे शो होगा magnetbrains.com, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, डोमेन नेम, ये हो गया प्रोटोकॉल। इसके आगे स्लैश लगा के आपको फर्दर पाथ मिलेगा। क्या पाथ मिलेगा कि आप किस कोर्स में लॉगिन कर रहे हो, आप कोर्स 12th में जा रहे हो, क्लास 12th में जा रहे हो, क्लास 12th में आप आईपी सब्जेक्ट पे जा रहे हो, आईपी सब्जेक्ट में आप चैप्टर 5 को एक्सेस कर रहे हो। तो ये हो जाता है पाथ, किसका पाथ, वेब पेज का पाथ। ओके, सो ये क्लियर हुआ अच्छे से। अब आजकल क्या हो रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो करती जा रही है तो आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती कि http www.google.com। आप सिर्फ गूगल लिखते हैं, उससे भी आप एक्सेस कर सकते हो। आप मैग्नेट ब्रेन्स लिखोगे, उससे भी आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। आप एनसीईआरटी लिखोगे तो वहां आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट मिल जानी है ना। सो दिस डेज इट इज नॉट मैंडेटरी टू मेंशन प्रोटोकॉल एंड सब डोमेन वाइल एंटरिंग अ यूआरएल। जब यूआरएल एंटर कर रहे हो तो आपको डोमेन सब डोमेन प्रॉपर पूरा लिखने की नीड नहीं है। द ब्राउजर ऑटोमेटिकली प्रीफिक्सेस इट। जो ब्राउजर है आपका, जो आप ब्राउजर यूज कर रहे हो, गूगल क्रोम यूज कर रहे हो, नेटस्केप नेविगेटर यूज कर रहे हो, मोजिला यूज कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली उसको प्रीफिक्स कर लेता है। ओके, मतलब मेन नाम आपको लिखना होता है। अब बात करते हैं अपन थर्ड टर्मिनोलॉजी की, www की, जिसका नाम है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि यूआरएल के सामने हमेशा दिखता है आपको, ठीक है, यूआरएल के पहले दिखता है। तो इसका क्या नाम हुआ, इसका फुल फॉर्म हुआ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब कि इंटरनेट से जब आप सर्वर से कोई वेब पेज, वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, तो एक्सेस करने में हेल्प करने वाला जो प्रोटोकॉल है, जो हाइपर टेक्स्ट वेब डॉक्यूमेंट्स को आपको शो कर रहा है आपके ब्राउजर पे, ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट को ले जा रहा है सर्वर तक और सर्वर से रिस्पॉन्स लेकर आ रहा है आपके वेब ब्राउजर तक, उसमें हेल्प करने वाला प्रोटोकॉल कौन सा हुआ, HTTP प्रोटोकॉल हुआ, ठीक है। इट इज अ सेट ऑफ रूल्स विच इज यूज्ड टू रिट्राइव लिंक्ड वेब पेजेस। किसके लिए यूज हो रहा है, टू रिट्राइव, रिट्राइव यानी एक्सेस करना, लिंक्ड वेब पेजेस को, जो एक जैसे वेब पेजेस हैं, जो इंफॉर्मेशन को आप सर्च करना चाह रहे हो, उनको रिट्राइव करने में हेल्प करता है, ठीक है, फ्रॉम द वेब। इट इज मोर सिक्योर एंड एडवांस्ड वर्जन ऑफ HTTPS। अब HTTP की बात करते हैं तो इसका एक एडवांस्ड वर्जन है HTTPS, जो आजकल बहुत पॉपुलर है, ठीक है, जो हमें सिक्योर बोल सकते हैं कि सिक्योर डेटा ट्रांसफर करता है, ठीक है। अब HTTP कैसे काम करता है वो देख लो।
इंटरनेट जो है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है, वो किस पे वर्क करता है, किस आर्किटेक्चर पे, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे। मैं यूजर हूं, मुझे कुछ सर्च करना है, गूगल सर्च करना है, मैंने कुछ लिखा तो मैं जिस सिस्टम पे वर्क कर रही हूँ वो क्लाइंट सिस्टम हो गया, मैं जिस ब्राउजर का यूज कर रही हूँ तो वो वेब ब्राउजर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो HTTP क्लाइंट वेब ब्राउजर होता है। क्लाइंट किसको बोलते हैं, जिस वेब ब्राउजर का आप यूज कर रहे हो, जहां पे आप सर्चिंग कर रहे हो। तो क्लाइंट सिस्टम से क्या सेंड होती है, क्लाइंट सिस्टम से सेंड होती है रिक्वेस्ट। क्या सेंड होती है, रिक्वेस्ट सेंड होती है। रिक्वेस्ट कैसे सेंड होती है, किसका यूज करके, HTTP प्रोटोकॉल का यूज करके HTTP फॉर्मेट में रिक्वेस्ट जाती है सर्वर तक। सर्वर पे होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब सॉफ्टवेयर्स और उसमें से आपको मिलती है इंफॉर्मेशन। सर्वर पे भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपकी रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्स में कन्वर्ट करते हैं, जो आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, जो अलग अलग डेटाबेसेस में से आपकी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं। आप जो भी क्वेरी कर रहे हो, आप जो भी रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग सर्चिंग करते हैं। सपोज आप क्लास 12th का कोई वीडियो सर्च करना चाह रहे हो, ठीक है, आप क्लास 12th का IP का चैप्टर नंबर 1 का वीडियो देखना चाह रहे हो, तो आपने क्या लिखा, गूगल पे लिखा magnetbrains.com, ठीक है, फिर आपने क्लास 12th पे आए, फिर आप IP सिलेक्ट किया, फिर आपने चैप्टर 1 सिलेक्ट किया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं यूट्यूब के किसी सर्वर पे सेव होगी। तो ये रिक्वेस्ट HTTP कहां लेकर गया, यूट्यूब सर्वर के पास तक लेकर गया। यूट्यूब सर्वर से ही वो इंफॉर्मेशन अलग अलग डेटाबेसेस में से फैच हुई, फैच होके वो इंफॉर्मेशन फिर एज ए रेस्पॉन्स आपके वेब ब्राउजर पर वापस मिली। क्या लिखा है, किस फॉर्मेट में, HTTP रेस्पॉन्स के फॉर्मेट में मिली। और ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना क्लाइंट और सर्वर के बीच में, ये कम्युनिकेशन किस प्रोटोकॉल का यूज करके हो रहा है, TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज करके हो रहा है ना। देखो बहुत सारी टर्म्स है पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन बेसिकली ये चैप्टर थ्योरेटिकल है, तो यहाँ पे मैं आपको वही सारी टर्म समझा रही हूँ जो आपकी बुक में मेंशन है, राइट। तो TCP/IP प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो ट्रांसमिशन करने में, डेटा को ट्रांसमिट करने में, कम्युनिकेट करने में इंटरनेट पे क्लाइंट और सर्वर के बीच में हेल्प करता है। और जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है वो HTTP रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। अब बात आती है HTTP की ही, तो HTTP सिक्योर नहीं होता है। HTTP क्या होता है, सिक्योर चैनल नहीं होता है। तो इसका एक एडवांस्ड वर्जन अवेलेबल है जिसे हम कहते हैं HTTPS, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। इसको कैसे पहचानोगे कि HTTPS है, जिस भी किसी वेबसाइट के सामने तुमको इस तरीके का पैडलॉक का साइन मिलेगा, मतलब कि आप यूज कर रहे हो HTTPS प्रोटोकॉल को, ठीक है। और HTTP प्रोटोकॉल यूज करोगे मतलब यहाँ पे जो साइन होगा ना लॉक का, वो ओपन होगा इस तरीके से, ठीक है। तो जब लॉक का, पैडलॉक का साइन मिल रहा है मतलब कि आपकी सिक्योरिटी पर जो है, सिक्योरिटी वो फिक्स्ड है, ओके। सो कैसे सिक्योर है HTTPS, ये भी समझ लें। तो ये डायग्राम देखो, यहाँ पर सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि इंटरनेट पे जैसे जैसे हम यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, सर्विसेज का यूज कर रहे हैं, तो हैकर, थ्रेट्स, वायरसेस, ये सारी चीजें भी बढ़ती जा रही है। इनका भी डर होता है। हो सकता है आपका कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा हो, आपकी पासवर्ड हो, क्रेडेंशियल्स हो, वो हैक होने के चांसेस हो, राइट। तो उसके लिए हम HTTPS प्रोटोकॉल को देखते हैं कि जब भी किसी वेबसाइट को आप एक्सेस करो, आप कोई वेबसाइट को सर्च कर रहे हो, तो उसके पहले कौन सा प्रोटोकॉल होना चाहिए, HTTPS प्रोटोकॉल होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप एक सिक्योर चैनल पे डेटा विजिट कर रहे हो, डेटा शेयर कर रहे हो, सेंड कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, क्लियर। तो ये डायग्राम ध्यान से देखो, यहाँ पर ये वेब ब्राउजर है, HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हमारा पासवर्ड सर्वर तक एक्सेस कर रहे हैं। तो ये पासवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है Guru99, ओके। ये हैकर ने इस पासवर्ड को एक्सेस करा बिफोर सेंडिंग टू दिस सिस्टम, है ना। तो हैकर ने उसको एज इट इज फॉर्मेट में हैक कर लिया। लेकिन अब जब हम बात करते हैं HTTPS की, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर की, तो यहाँ पे सिक्योरिटी कैसे होती है, यहाँ पर सिक्योरिटी होती है कि यहाँ जो भी डेटा ट्रांसफर होता है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, एनक्रिप्टेड फॉर्म में, मतलब एनक्रिप्शन टेक्निक के साथ में डेटा ट्रांसफर होता है। एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जो डेटा शेयर हो रहा है, जो इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, वो इंफॉर्मेशन के साथ में कुछ ऐसी की ऐड हो जाती है, कुछ ऐसा टेक्स्ट ऐड हो जाता है जिसे हम कीपर टेक्स्ट कहते हैं, जो आपके डेटा को सिक्योर करके रखता है। यदि बीच में हैकर इसे एक्सेस करने की कोशिश भी करता है तो देखो उसको कुछ भी ऑल्टर टेक्स्ट मिलते हैं, मतलब कुछ भी टेक्स्ट मिलते हैं जो उसके काम के नहीं होते हैं। एक्चुअल डेटा उसे शो नहीं होता है क्योंकि वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। जब वो डेटा
डेटा प्रॉपर पहुंच जाएगा रिसीवर सिस्टम तक या सर्वर सिस्टम तक, तो वहां जाके वो डिक्रिप्ट हो जाता है, ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। और इस इनक्रिप्शन के लिए जिस टेक्निक का, जिस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है वो होता है SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है इंक्रिप्शन टेक्निक के लिए? SSL टेक्नोलॉजी का, SSL प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो HTTP जो प्रोटोकॉल है वो एडवांस कैसे बना? ये जो S है वो किसको शो कर रहा है? वो S SSL को शो कर रहा है। SSL मतलब आप एनक्रिप्शन टेक्निक का यूज कर रहे हो। ओके, एनक्रिप्शन टेक्निक में जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जो डेटा होता है, जो शेयर हो रहा होता है, उसके साथ में कीपर टेक्स्ट ऐड हो जाता है। एक ऐसा टेक्स्ट ऐड हो जाता है जिसे हैकर या कोई वायरस इजीली यदि एक्सेस कर भी लेते हैं तो वो उनके काम का नहीं होता है। ठीक है, वो रिसीवर सिस्टम ही उसको एक्सेस कर पाता है। क्लियर हुआ है अच्छे से? तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि HTTP प्रोटोकॉल क्या होता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, और HTTPS और HTTP में क्या डिफरेंस है। सो मेनी पीपल कंफ्यूज द वेब एंड द इंटरनेट। अभी हमने क्या देखा? वर्ल्ड वाइड वेब की 3 टर्मिनोलॉजीज देख ली। वर्ल्ड वाइड वेब की जो टीम बर्नर्स-ली ने इन्वेंट की थी, HTTP देखी, HTML लैंग्वेज देखी और URL को देखा, और वर्ल्ड वाइड वेब देखा। लास्ट वीडियो में हमने इंटरनेट भी देखा था। अब आप सोच रहे होंगे कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब, इनमें क्या डिफरेंस है एक्चुअली? www और इंटरनेट, बहुत सी बार होता है हमें ये कंफ्यूजन। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि इंटरनेट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट्स द कंप्यूटर्स। ठीक है, लेकिन इन कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के बाद जो सर्विसेज आप एक्सेस कर रहे हो ना, वो सर्विसेज आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? www। मतलब आप चैट कर रहे हो, आप सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हो, आप वॉइस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, वॉइस कॉल कर रहे हो, ईमेल सेंड कर रहे हो। ठीक है, आप जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हो ना, सर्चिंग कर रहे हो, कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, वो सब आपको किसके थ्रू मिल रही है? www के थ्रू मिल रही है। सो इट कनेक्टिंग पीपल्स एंड इट कनेक्टिंग कंप्यूटर्स, ये चीज होती है, ये बेसिक डिफरेंस होता है किन के बीच में? इंटरनेट और www में। क्योंकि इंटरनेट को तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, मतलब ग्लोबली जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करा हुआ है पूरे कॉन्टिनेंट्स में, पूरे वर्ल्ड में जिसने कंप्यूटर को कनेक्ट किया है वो इंटरनेट। लेकिन उन इंटरनेट पे जो सर्विसेज को आप एक्सेस कर रहे हो सर्वर के थ्रू, वो www है। ठीक है, और वो सर्विसेज अलग अलग फॉर्मेट में हो सकती है, ऑडियो, वीडियो, टेक्सचुअल, वीडियो, किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। ओके, सो कनेक्टिंग पीपल बाय www एंड कनेक्टिंग कंप्यूटर्स बाय इंटरनेट। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर और नेटवर्किंग डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर, एंड www इज अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स लिंक्ड विया स्पेशल लिंक्स कॉल्ड हाइपरलिंक्स। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, जिन सर्विसेज को आप एक्सेस कर रहे हो वेब पेजेस के फॉर्म में, वो हाइपरलिंक के फॉर्म में होगा। आप कुछ भी सर्च करते हो तो देखते हो ना, नीली कलर की लाइन होती है नीचे। सपोज आप कुछ सर्च कर रहे हो, सपोज आपने कंप्यूटर सर्च किया, गूगल सर्च बार में लिखा, तो कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी हाइपरलिंक्स आपको दिखती हैं। ओके, तो ये हाइपरलिंक के फॉर्म में ही हमें www डेटा प्रोवाइड करता है सर्वर से। ठीक है, ताकि आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको फर्दर मोर इंफॉर्मेशन मिल जानी है। ठीक है, नाउ इंटरनेट isn't just the web pages that you use every day। इंटरनेट कोई भी वेब पेज नहीं होता है, बट www किससे मिलकर बनता है? वेबसाइट और मोर देन वन वेब पेजेस से मिलकर बनता है। ठीक है, तो www क्या है? इट फॉर्म्स अ लार्ज पार्ट ऑफ इंटरनेट बट इट इज नॉट द इंटरनेट। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? सो ये तो हमने फर्स्ट एप्लीकेशन देखी इंटरनेट की। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, अब वर्ल्ड वाइड वेब तो अच्छे से क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है? सभी को अच्छे से क्लियर है। सभी बच्चों के अपने अपने ईमेल आईडीज होंगे। क्लियर है? ईमेल आईडी, आप पबजी खेलते हो तो ईमेल आईडी से पहले लॉगिन करते हो, आप कहीं शॉपिंग करते हो तो पहले आप अपनी ईमेल आईडी का यूज करते हो। ठीक है, आप जो भी काम इंटरनेट पे कर रहे हो, आप कोई वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, आप कोई पेटीएम या कोई सा भी सॉफ्टवेयर ऐप लॉन्च कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो अपने सिस्टम में, तो सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी को से ही वहां पे लॉगिन करना होता है। तो ईमेल का एक मेन रोल है कहीं ना कहीं। ठीक है, हमारी लाइफ में भी हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, वहां भी। तो पहले जो होता था, अगर पहले के जमाने की बात करें हम, 90s के पहले की भी, तो उस टाइम पे पोस्ट लेटर हुआ करते थे। पोस्ट लेटर के फॉर्म में कम्युनिकेशन हुआ करता था एक जगह से दूसरी जगह के लोगों का। ठीक है, पोस्ट लेटर के फॉर्म में। फिर धीरे धीरे टेलीफोन्स आए, तो टेलीफोन के थ्रू कम्युनिकेशन होने लगा, है ना। एनालॉग सिग्नल्स को समझते हैं टेलीफोन्स, राइट। उसके बाद जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, ग्रो करी, तो आजकल ईमेल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, और ईमेल से भी ज्यादा ट्रेंड में आजकल इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स हैं जिनके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ओके, सो ईमेल के थ्रू हम क्या करते हैं? ईमेल के थ्रू हम मैसेजेस को सेंड करते हैं
मल्टीपल पीपल्स को आप ईमेल कर सकते हो, मैसेजेस सेंड कर सकते हो। ओके, सो ये एक शॉर्ट सर्विस होती है, हम बोल सकते हैं। इट इज शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ इसका, इलेक्ट्रॉनिक मेल, दैट इज ईमेल। इट इज वन ऑफ द वे ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस यूजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट का यूज करके आप मैसेजेस को सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। क्लियर? जिसके लिए भी आपको किसकी जरूरत होती है, इसके लिए भी आपको सर्वर्स की नीड होती है, वेबसाइट्स की नीड होती है। एंड ईमेल कैन बी सेंट एनी टाइम टू एनी नंबर ऑफ रेसिपिएंट एट एनीवेयर। ईमेल को आप कहीं भी किसी भी टाइम पे किसी भी पर्सन को सेंड कर सकते हो, किसी भी पर्सन का किसी भी टाइम पे ईमेल रिसीव भी कर सकते हो। मेक श्योर कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ओके, सो कम टाइम में आप शेयर कर सकते हो, कोई ज्यादा मैनुअल वर्क नहीं होता है। ठीक है, एक से ज्यादा मल्टीपल पर्संस को एक ही मेल को आप शेयर कर सकते हो। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं यदि इसको हम कंपेयर करें ट्रेडिशनल मेथड से तो। सो द मैसेजेस कैन बी आइदर टेक्स्ट एंटर्ड डायरेक्टली ऑन द ईमेल एप्लीकेशन और एन अटैच्ड फाइल, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो स्टोर्ड ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज। आपके सिस्टम में जो भी हार्ड डिस्क है जहां पे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो कोई भी यदि फाइल है तो आप फाइल को भी ईमेल के साथ में अटैच करके शेयर कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। ठीक है, अब वो फाइल किसी भी तरीके की हो सकती है, ऑडियो फाइल हो सकती है, वीडियो फाइल हो सकती है, टेक्स्ट फाइल हो सकती है। तो अटैचमेंट फैसिलिटी भी हमें ईमेल प्रोवाइड करता है। एन एग्जिस्टिंग फाइल कैन बी सेंट एन अटैचमेंट विद एन ईमेल, सो नो नीड टू टाइप इट अगेन। जो फाइल आप अटैच कर रहे हो उसके बारे में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग फाइल के साथ आप मल्टीपल अटैचमेंट सेट कर सकते हो। To use email services, one needs to register with an email service provider by creating a mail account. ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है कि जब भी आपको ईमेल सर्विस का यूज कर रहे हो तो सबसे पहले आपके पास में आपका ईमेल अकाउंट होना जरूरी होता है। तो ईमेल अकाउंट के लिए डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स होती हैं, वेब्स जहां पे आपको रजिस्टर करना होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो वेबसाइट्स होती है कुछ पेड होती हैं, कुछ अनपेड भी होती हैं। जैसे जीमेल हो गया, गूगल हो गया, याहू मेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक हो गया, रेडिफ मेल हो गया, हॉटमेल हो गया। बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो आपको ईमेल की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। वहां पे रजिस्टर करके आप अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब यूआरएल और ईमेल अकाउंट दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, ये चीज भी क्लियर रखना कि यूआरएल किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है जो सर्वर पे स्टोर होता है, और ईमेल अकाउंट हर यूजर अपनी आइडेंटिटी, अपनी फैसिलिटी के लिए एक्सेस करता है, क्रिएट करता है। ओके, so however many organizations nowadays get customized business email addresses for their staff using their own domain name. आजकल तो ईमेल भी इतना ट्रेंड में है कि बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जो अपनी कंपनी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से डोमेन नेम परचेज कर लेती हैं और उसके अकॉर्डिंग ईमेल अकाउंट अपने स्टाफ का क्रिएट करवाते हैं। ओके, सो जैसे यूजर नेम अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, आपको ईमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, यूजर का नाम लिखना है, @ का सिंबल लिखना है, देन आपको डोमेन का नाम लिखना है। ठीक है, उस वेबसाइट का नाम। सो सपोज हम मैग्नेट ब्रेन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम इस तरीके से यूजर नेम लिखेंगे मैग्नेट ब्रेन्स। आपने यदि जीमेल पे क्रिएट किया हुआ है तो @ सिंबल से ये सेपरेट होता है gmail.com। ओके, समझ में आया? तो ये एक ईमेल अकाउंट का एग्जाम्पल हो गया। मैग्नेट ब्रेन्स हो गया यूजर का नाम, gmail.com हो गया आपका डोमेन का नाम। ठीक है, कि इस वेबसाइट पे आप क्या कर रहे हो, मैग्नेट ब्रेन्स नाम से एक ईमेल अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, रजिस्टर कर रहे हो। हमेशा ईमेल अकाउंट जो है वो किससे सेपरेट होता है, @ सिंबल से सेपरेट होता है। इसकी जगह पर कोई और सिंबल नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ईमेल अकाउंट की बात हो रही है तो @ सिंबल का यूज होगा। ओके, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। नाउ following are some of the common facilities available for an email user. अब यदि कोई ईमेल यूजर है, ईमेल को एक्सेस करता है, अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट कर लेता है, तो ईमेल अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं। सो फर्स्ट है क्रिएटिंग एन ईमेल, अटैचिंग फाइल्स विद एन ईमेल, सेविंग एन ईमेल और एज अ ड्राफ्ट फॉर मेलिंग लेटर। क्रिएटिंग ईमेल इज ऑल्सो टर्म्ड एज कंपोजिंग, कि आप यहाँ पे ईमेल को क्रिएट कर सकते हो, फाइल्स को अटैच कर सकते हो, ईमेल को सेव कर सकते हो एज अ ड्राफ्ट। ठीक है, ताकि आप बाद में उसको फिर मेल कर सको। और यहाँ पे आप ईमेल को कंपोज भी कर सकते हो। कंपोज मतलब कि कंपोज फैसिलिटी, इट मींस कि आप नया ईमेल क्रिएट कर सकते हो। क्लियर? सो ये तो बेसिक फैसिलिटी हुई। ईमेल अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप मेल को सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। सम ईमेल कैन बी सेंड टू मल्टीपल ईमेल मैसेजेस साइमल्टेनियसली, मतलब एक मेल को आप साइमल्टेनियसली मल्टीपल पीपल्स तक शेयर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? उसके लिए यहाँ पर एक फैसिलिटी होती है, सेंडिंग द कॉपी ऑफ मेल एज कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इस फॉर्मेट में सेंडिंग अ मेल
एज कार्बन कॉपी एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिसे सीसी बीसीसी कहते हैं। मतलब आप यहाँ पे मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस लिखोगे, लेकिन ईमेल मैसेज एक ही होगा, लेकिन एड्रेस क्या होंगे, मल्टीपल एड्रेसेस होंगे, ठीक है। तो उसकी कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी के फॉर्म में आप शेयर कर सकते हो। कार्बन कॉपी क्या होती है? कार्बन कॉपी इट मींस कि सपोज आप बर्थडे का इन्विटेशन शेयर करना चाह रहे हो, ईमेल शेयर करना चाह रहे हो अपने 10 फ्रेंड्स को, तो आपने एक ही मैसेज लिखा अपने इन्विटेशन के लिए, ठीक है, देने के लिए, लेकिन 10 फ्रेंड्स को कार्बन कॉपी में टैग कर दिया। जैसे टैग करते हैं ना हम, वैसे ही यहाँ पर कार्बन कॉपी क्रिएट होती है। तो सीसी नाम की एक फील्ड होती है ईमेल में, जहां पे आपको क्या लिखना है, पूरे 10 फ्रेंड्स के मेल आईडीज को लिख देना है, ठीक है, ईमेल अकाउंट को लिख देना है। अब जब ये मेल 10 फ्रेंड्स के पास जाएगा तो हर एक फ्रेंड को पता होगा कि ये मेल कितने लोगों को पहुंचाया गया है, किन किन फ्रेंड्स को दिया गया है, उनके ईमेल अकाउंट हर एक आपके फ्रेंड को शो होगा। किसमें? कार्बन कॉपी में। लेकिन जब आप इसको बीसीसी में सेट करोगे, बीसीसी वाले कॉलम में लिखोगे ना, तब उसका मतलब क्या होगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब हर एक इंडिविजुअल के पास जब भी मेल जाएगा तो उसे ऐसा ट्रीट होगा कि ये मेल सिर्फ इंडिविजुअल उसके लिए ही बनाया गया है, उसी को भेजा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मेल को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं साइमल्टेनियसली मल्टीपल पर्संस तक। इसके लिए हम यूज करते हैं सीसी और बीसीसी ऑप्शंस का, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, फॉरवर्डिंग और रिसीव्ड मेल टू अदर यूजर। अदर यूजर को आप मेल फॉरवर्ड भी कर सकते हो। जैसे आप मैसेज फॉरवर्ड करते हो ना चैट करते टाइम, व्हाट्सएप के मैसेज कैसे फॉरवर्ड करते हो, वैसे यहाँ पे एक फॉरवर्ड ऑप्शन आता है। फॉरवर्ड ऑप्शन पे क्लिक करते हो आप तो आपका मैसेज पूरा ईमेल एज इट इज फॉरवर्ड हो जाता है, जिस ईमेल अकाउंट को आपको शेयर करना है, फॉरवर्ड करना है। फिल्टरिंग स्पैम मेल्स, स्पैम मेल्स को आप फिल्टर भी कर सकते हो। अब देखो स्पैम ईमेल्स में क्या आते हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट मेल्स आते हैं, बहुत सारे आलतू फालतू के मेल्स भी आते हैं, ठीक है। तो हमें उन पे फोकस नहीं करना होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे मेल्स भी होते हैं जो आपके ईमेल अकाउंट को भी हैक कर सकते हैं, राइट। तो स्पैम मेल्स को हमेशा फिल्टर करते रहना चाहिए आपको। ये भी फैसिलिटी यहाँ पे होती है। ऑर्गेनाइजिंग ईमेल इन फोल्डर्स एंड सब फोल्डर्स, इवन यू कैन ऑर्गेनाइज ईमेल्स इन फोल्डर्स एंड सब फोल्डर्स। सपोज आप कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, वहां पे आप सेल्स से रिलेटेड, परचेस से रिलेटेड कुछ ईमेल्स आ रहे हैं, तो आप उन्हें फोल्डर सब फोल्डर में भी अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अरेंजमेंट की फैसिलिटी भी हमें यहाँ होती है। क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग ईमेल आईडीज ऑफ द पीपल यू नो, तो आप यहाँ पे ईमेल आईडीज को भी क्रिएट और मैनेज कर सकते हो। कोई फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स को आपने अलग ईमेल आईडी के एक अलग फोल्डर में रख दिया, रिलेटिव्स है तो रिलेटिव्स को अलग आपने रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, आप इनकी लिस्ट भी प्रिपेयर कर सकते हो, यहाँ मैनेज कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो अलग अलग ईमेल आईडीज के अकॉर्डिंग भी पीपल्स को। ओके, नेक्स्ट फैसिलिटी है सेटिंग सिग्नेचर फूटर टू बी इंसर्टेड ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द ईच मेल। हर मेल के बाद में आप फूटर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, उसकी सेटिंग भी कर सकते हो। प्रिंटिंग ईमेल्स यूजिंग अ प्रिंटर और सेविंग एज फाइल्स, इवन आप ईमेल को एज ए फाइल सेव भी कर सकते हो, प्रिंट भी निकाल सकते हो। सर्चिंग ईमेल्स यूजिंग ईमेल एड्रेस और ईमेल सब्जेक्ट सेट्स, सर्चिंग ईमेल इवन की आप हो सकता है कि साल भर पहले का भी यदि आपको मेल सर्च करना है तो आप वो भी यहाँ पे सर्च बार में जाके सर्च कर सकते हो। तो देखो आपको ईमेल कितनी सारी फैसिलिटीज दे रहा है कि ओल्ड मेल को आप सर्च भी कर सकते हो, किसी आए हुए मेल को आप फॉरवर्ड भी कर सकते हो, रिप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। इवन आप किसी मेल को सेव करके स्टोर करके भी रख सकते हो। आप ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग लोगों के ईमेल्स को अरेंज भी कर सकते हो, फोल्डर सब फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, स्पैम को फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी फैसिलिटीज है जो आपको ईमेल प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड होप आप सभी को ईमेल तो पता होगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जिसमें मैंने ईमेल कैसे क्रिएट करना है, कैसे रजिस्टर करना है, किस तरीके से स्पैम फोल्डर क्लियर करना है, कैसे ईमेल कंपोज करना है, वो भी बताया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप वहां से लिंक एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। मैंने प्रैक्टिकली इसको समझाया है। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है चैट। चैट मतलब ऑनलाइन टेक्सचुअल कन्वर्सेशन। जब आप ऑनलाइन रहकर कोई टेक्सचुअल कन्वर्सेशन करते हो, इंस्टेंट मैसेज करते हो, दैट इज कॉल्ड चैटिंग, ठीक है। अब इसके लिए हम डिफरेंट टाइप के इंटरनेट के सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं और सभी बच्चे ऑलमोस्ट चैटिंग करते होंगे, राइट। सो चैटिंग और इंस्टेंट मैसेजिंग, देखो इसको आईएम भी बोलते हैं और चैटिंग भी कहते हैं। ओवर द इंटरनेट मीन्स कम्युनिकेटिंग टू पीपल एट डिफरेंट जियोग्राफिक लोकेशन इन रियल टाइम थ्रू टेक्स्ट मैसेज। टेक्स्ट मैसेज का यूज करके आप रियल टाइम में कहीं भी पूरे जियोग्राफिकल एरिया में कहीं भी किसी भी पर्सन के साथ में चैटिंग कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग। इट मींस कि जब आप कोई मैसेज कर रहे हो और यदि सामने वाला बंदा ऑनलाइन है तो आपको इंस्टेंटली रिप्लाई करेगा, राइट। तो इसी को क्या कहते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग। जैसे ईमेल इंस्टेंट मैसेजिंग नहीं होता है। ईमेल यदि आपने आज शेयर किया है, सेंड किया है कोई ईमेल, तो जब जिसको भी सेंड किया है रेसिपिएंट, तब भी जब भी ऑनलाइन होगा तब वो ईमेल
ईमेल को चेक करेगा और 1 या 2 या 10 दिन बाद भी उसका मैसेज कर सकता है, उसको रिप्लाई कर सकता है। तो ईमेल को हम इंस्टेंट मैसेजिंग में नहीं रहते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए हम चैटिंग का यूज करते हैं, जिसके लिए व्हाट्सएप, इंस्टा, टेलीग्राम, फेसबुक, चैट सेशंस होते हैं, चैट ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। ओके, सो इट इज अ फोरम वेयर मल्टीपल पीपल कनेक्ट टू ईच अदर। यहाँ पे मल्टीपल पीपल कनेक्ट होते हैं टू डिस्कस देयर कॉमन इंटरेस्ट, जो अपने कॉमन इंटरेस्ट पे बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ग्रुप चैट भी कर सकते हो। क्लियर? सो बहुत सारी फैसिलिटीज है जो हमें चैटिंग प्रोवाइड करता है। टू इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो सेंड मैसेजेस इंस्टेंटली दो इंडिविजुअल पर्सन मैसेज सेंड कर सकते हैं। द सेंडर टाइप अ मैसेज एंड सेंड इट and receiver immediately receive the message and can read and revert through text messages। इसी को कहते हैं instant messaging। instant messaging की यदि डेफिनेशन आएगी तो आपको यही लिख कर आनी है, राइट? All this happens in real time। ये सब कब होता है? रियल टाइम में, मतलब जब आप रियल टाइम में इंटरनेट का एक्सेस कर रहे हो, ऑनलाइन हो और इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो, एज इफ सेंडर एंड रिसीवर वर सिटिंग इन सेम प्लेस। जैसे कि सेम प्लेस पे रहकर आप ट्रीट करते हो, सेम प्लेस पे रहकर आप अपने फ्रेंड से बात करते हो ना रियल टाइम में, बिल्कुल वैसे ही ये इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं चैटिंग की। फॉर अ सक्सेसफुल चैट सेशन द कम्युनिकेटिंग पार्टी शुड बी ऑनलाइन साइमल्टेनियसली एंड यूज द सेम चैट एप्लीकेशन। तो सक्सेसफुल चैट के लिए एक चैट सेशन में दोनों पार्टीज को सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली चैटिंग के लिए अवेलेबल होना होता है, सेम चैट सॉफ्टवेयर का यूज करना होता है। विद एवर इंक्रीजिंग इंटरनेट स्पीड इट इज नाउ पॉसिबल टू सेंड इमेज, डॉक्यूमेंट, ऑडियो, वीडियो एज वेल एज इंस्टेंट मैसेजेस। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, इंक्रीजिंग स्पीड से यदि आपके पास में इंटरनेट है तो आप ऑडियो वीडियो कॉल्स भी कर सकते हो, ऑडियो वीडियो सेंड कर सकते हो, इमेजेस, पिक्चर्स, ग्राफिक्स को शेयर कर सकते हो चैट सॉफ्टवेयर के थ्रू भी। ओके, सो यहां तक क्लियर? नेक्स्ट इसमें लिखा है इट मीन्स कि क्या बताया यहाँ पे कि जो कम्युनिकेटिंग पार्टीज है कैन टॉक टू ईच अदर थ्रू ऑडियो वीडियो कॉल और थ्रू अ वीडियो कॉल, मतलब वीडियो और ऑडियो कॉल जैसी फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड की जाती है चैटिंग के थ्रू। सो इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू चैट थ्रू टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो इन ग्रुप। वी कैन हैव ग्रुप चैट और ग्रुप कॉल्स ऑल्सो। जैसे कि आपने अभी देखा होगा ऑनलाइन टीचिंग के टाइम पे भी आपने देखा होगा कि आपकी टीचर गूगल मीट पे, जूम पे क्या करती है, ऑडियो वीडियो कॉल का यूज करके ही आप सारे स्टूडेंट्स को कनेक्ट करके क्लास ले रही होती है ना। तो वही एक किसका फॉर्म है? चैटिंग का फॉर्म है। ठीक है, कि यहाँ पे आप ऑडियो वीडियो ग्रुप कॉल्स भी कर सकते हो। क्लियर? और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो मैंने आपको बता ही दिए हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं और आप सभी इसके बारे में बहुत अच्छे से अवेयर हो। Applications of such as WhatsApp, Slack, Skype, Yahoo Messenger, Google Talk, Facebook Messenger, Google Hangout, etc. are the example of instant messengers. Okay, some of these applications support instant messaging through all notes, text, audio and video. इसमें Skype जो है वो basically famous है। किसके लिए famous है Skype? Skype famous है आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, right? Next is VoIP। जो लास्ट आपका एप्लीकेशन है वो है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, जो बेसिकली वॉइस कॉल्स के लिए यूज किया जाता है। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप वॉइस कॉल्स करते हो, ठीक है, व्हाट्सएप पे जो आप वॉइस कॉल्स करते हो, तो उसके पीछे कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है? उसके पीछे यही प्रोटोकॉल वर्क करता है, VoIP, दैट इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। It allows us to have a voice calls, telephone service over the internet, the voice transmission over a computer network rather than through the regular telephone network। पहले जो हुआ करता था ना ऑडियो कॉल, वो किसके थ्रू हुआ करता था? टेलीफोन नेटवर्क का यूज करते थे हम। एनालॉग सिग्नल्स के फॉर्म में आप टेलीफोन से नंबर डायल करते थे, कॉल करते थे, बात करते थे, राइट? लेकिन जब से इंटरनेट ट्रेंड में आया है तो इंटरनेट पे एक प्रोटोकॉल होता है जिसका नाम है VoIP, जो आपको डिजिटल नेटवर्क में आप वॉइस कॉल को यूज कर सकते हो। उसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर है जो अभी हमने देखे चैटिंग में, है ना? जैसे स्काइप हो गया आपका, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पे आप वॉइस कॉल्स कर सकते हो। आपको ऐसा ट्रीट होता है कि आप बिल्कुल वर्चुअल एक रियल टाइम में फेस टू फेस रहकर बात कर सकते हो, राइट? तो ये चीज भी अच्छे से क्लियर है। यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क का यूज किया जा रहा है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है कम्युनिकेशन के लिए। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेट टेलीफोनी और ब्रॉडबैंड टेलीफोनी। तो VoIP प्रोटोकॉल जिसके थ्रू आप वॉइस कॉल कर पा रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में इंटरनेट का यूज करके, तो इसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेट टेलीफोनी के नाम से भी जानते हैं और ब्रॉडबैंड टेलीफोनी के नाम से भी जानते हैं। तो यदि MCQs में आता है तो अब आप समझ जाओगे कि इंटरनेट टेलीफोनी और ब्रॉडबैंड टेलीफोनी क्या होता है। ठीक है, now but to avail the phone service over the internet we need to have an internet connection with
रीजनेबली गुड स्पीड, ये एक मेजर फैक्ट है। देखो आप इंटरनेट का यूज करके कॉल कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास में, एक गुड स्पीड का, हाई स्पीड का इंटरनेट होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। यदि आप फोन के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो, फोन में इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो, तो आपके पास में हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए, जिसका यूज करके आप फोन सर्विस का यूज कर सकते हो इंटरनेट की। ओके, VoIP वर्क ऑन सिंपल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिंग टू एनालॉग वॉइस सिग्नल्स इनटू डिजिटल एंड द ट्रांसमिटिंग देन ओवर द ब्रॉडबैंड लाइन। VoIP कैसे वर्क कर रहा है, ये प्रोटोकॉल का बेसिकली काम क्या होता है? इस प्रोटोकॉल का काम होता है, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं वो एनालॉग फॉर्म में होता है, जो हम बोल रहे हैं, जो वॉइस है हमारी, वो एनालॉग सिग्नल्स में होती है ना, ये होते हैं एनालॉग सिग्नल्स। तो जो भी आप बोल रहे हो, जो साउंड आपके मुंह से निकल रहा है, जो ऑडियो आपके मुंह से आ रहा है, वो साउंड कैसे ट्रेवल कर रहा है, एनालॉग फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, वो सिस्टम तक भी एनालॉग फॉर्म में जा रहा है। लेकिन VoIP प्रोटोकॉल क्या कर रहा है, ये जो VoIP प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल इसे कन्वर्ट कर रहा है डिजिटल साउंड में। डिजिटल साउंड सबको पता है ना क्या होती है, डिजिटल साउंड होता है आपका 01, मतलब सिस्टम के अंदर ये जो ऑडियो है ये किस फॉर्मेट में जा रहा है, 010101 के फॉर्मेट में जा रहा है, ठीक है। तो VoIP का काम क्या होता है, जो भी वॉइस कॉल आप कर रहे हो वो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना और फिर उसे ट्रांसफर करना ब्रॉडबैंड लाइन के थ्रू, जहां पर डेस्टिनेशन होगा, ठीक है, क्लियर। सो देयर आर टू मेजर एडवांटेज। अब VoIP के दो मेजर एडवांटेज है। कौन कौन से मेजर एडवांटेज हो गए कि दिस सर्विस आर आइदर फ्री और वेरी इकोनॉमिकल, ठीक है, ये सर्विस आपको फ्री मिल रही है, आपने एक बार डेटा को चार्ज करवाया अपने फोन को, ठीक है, इंटरनेट करवाया आपने एक्टिवेट, फिर आप मल्टीपल टाइम्स कितनी भी बार कितनी भी देर तक बात कर सकते हो, तो हम इसको बोल सकते हैं कि वेरी इकोनॉमिकल और फ्री होती है। सो पीपल यूज देम टू सेव ऑन कॉस्ट बचाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। दैट इज वाई दिस डेज इवन इंटरनेशनल कॉल्स आर बीइंग मेड यूजिंग VoIP। इंटरनेशनल कॉल्स भी आप इसका यूज करके कर सकते हो। सो VoIP कैन बी रिसीव्ड एंड मेड यूजिंग IP फोन्स फ्रॉम एनी प्लेस हैविंग इंटरनेट एक्सेस। तो ये चीज तो हमें ध्यान रखनी है कि इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए। VoIP has increased the portability and functionality of voice calling system। अच्छी इंटरनेट सर्विस होगी तो जो आपकी क्वालिटी होगी, वॉइस क्वालिटी होगी, जो फंक्शनलिटी होगी कॉल की, वो भी इंक्रीज होगी। ओके, अब इसका एक डिसएडवांटेज भी है। तो जहां हर चीज के एडवांटेज होते हैं वहां उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो क्या डिसएडवांटेज है कि VoIP इज दैट इट्स कॉल क्वालिटी इज डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट कनेक्शन स्पीड। यदि इंटरनेट कनेक्शन स्पीड नहीं है, सही नहीं है, स्लो है, या कहीं नेटवर्क सिग्नल्स की प्रॉब्लम है, तो वहां पे ये VoIP प्रोटोकॉल वर्क नहीं करता है। वहां पे आपके स्लो इंटरनेट कनेक्शन के टाइम पर इसकी जो वॉइस क्वालिटी होती है वो पुअर हो जाती है ना। ये चीज भी सब इससे भी बहुत अच्छे से अवेयर है। आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो जहां सिग्नल्स नहीं आते और आप कॉल कर रहे होते हो, इंटरनेट को ही कॉल कर रहे होते हो, है ना, मतलब आप व्हाट्सएप का यूज कर रहे हो, VoIP का यूज कर रहे हो, तो वहां पे आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, सुन नहीं पा रहा है सामने वाला, आपकी बात को समझ नहीं पा रहा है। सो वॉइस क्वालिटी क्या होती है वहां पे, इन दैट केस ब्रेक होती है, ठीक है, क्वालिटी यहाँ पे डाउन हो जाती है। तो आपके पास में गुड इंटरनेट एक्सेस होना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे हमने फिनिश किया स्टूडेंट्स, क्या आपका टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट, जिसमें हमने ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, चैट और VoIP को कवर किया है, जो कि ब्रॉड कैटेगरी है इंटरनेट की, जिसका हर एक पर्सन अपनी लाइफ में यूज कर रहा है अलग अलग पर्पस के थ्रू, अपनी नीड के, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यूट्यूब के साथ साथ आप इसे एक्सेस कर सकते हो magnetbrains.com वेबसाइट से भी। magnetbrains.com वेबसाइट आपको टाइप करना है गूगल में, इस तरीके का होम पेज शो होगा, यहाँ सेलेक्ट कर लेना अपनी क्लास 12। जैसे क्लास 12 सिलेक्ट करोगे तो आ जाओगे सब्जेक्ट के लिस्ट पर, जहां आपको क्लास 12 के सारे सब्जेक्ट्स दिख जाना है। इसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है क्लास 12 IP। नाउ क्लिक ऑन वॉच नाउ। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आ जाओगे अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट पर, मतलब यहाँ आपको सारे चैप्टर्स, सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाने हैं। ओके, क्योंकि हम क्लास 12 का पूरा कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे आपकी बुक में चैप्टर अरेंज है, वीडियोस टॉपिक्स अरेंज्ड है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ वीडियोस भी अरेंज्ड है प्रैक्टिकल के साथ। सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा, कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी वीडियो में डाउट है, वॉच नाउ पे क्लिक करो, इस तरीके से डाउट क्लियर होगा। मैग्नेट ब्रेन्स अब आपको हिंदी मीडियम चैनल भी प्रोवाइड कर रहा है। सो जो आपके फ्रेंड्स हैं हिंदी मीडियम के, प्लीज उन्हें इन्फॉर्म करिए ताकि वो भी 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। कहां से कहां तक, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, मिलेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में। स्टे देन, थैंक यू सो मच।